हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में नॉलेज ग्रुप विद गौतम सिंह में। दोस्तों देखो, जैसा कि आपको पता है हमारा संविधान के लेक्चर चल रहे थे जिसमें हमने काफ़ी लेक्चर कवर कर लिए हैं और अब जो वर्तमान में हमारे लेक्चर चल रहे हैं वो भाग पर आधारित चल रहे हैं, जिसमें से हमने 2 भाग तो कंप्लीट हम अपने कर चुके हैं और 2 भाग की बात करते हैं। देखो, जो भाग हैं वो पहला भाग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक जिसका विवरण मिलता है वो हमारा भाग कंप्लीट हो चुका है। फिर दूसरा भाग आता है नागरिकता, जिसका संविधान में विवरण अनुच्छेद 5 से 11 तक मिलता है। उसके बाद जो तीसरा भाग आता है, तीसरे भाग में आता है मौलिक अधिकार। तो तीसरे भाग के मौलिक अधिकार में हम अपनी क्लासें कर रहे थे, जिसमें हमने 2-3 क्लास हमारी हो चुकी हैं मौलिक अधिकार की भी। और मौलिक अधिकार जो होते हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका विवरण मिलता है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं उनको अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं, हमारे संविधान में भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, जिसमें हमने 6 में से 1 अधिकार अच्छी तरीके से समझ लिया था। उस पर वीडियो हो चुकी है, जो था समता का अधिकार। जो समता का अधिकार था अनुच्छेद 14 से 18 तक उसका विवरण मिलता है, समता का अधिकार। और आज हम दूसरे अधिकार पर बात करेंगे। दूसरा अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका विवरण अनुच्छेद 19 से 22 तक मिलता है। तो आज हमारा ये जो लेक्चर रहेगा ये कंप्लीट स्वतंत्रता के अधिकार पर रहेगा। ठीक है, इसके बारे में कितने हमारे पास अधिकार हैं, जो हम फ्रीडम रूप से हमारे पास अधिकार हैं, हम क्या क्या अपने अधिकार अपनी लिमिट्स में रहकर क्या क्या काम कर सकते हैं, जिस पर कोई भी बाध्य नहीं है। ठीक है, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई भी उस चीज़ पर आपको रोक नहीं सकती। तो वो क्या क्या अधिकार हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 19 से 22 तक ये अधिकार हमें प्राप्त हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आता है जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त हैं उसका दूसरे नंबर का अधिकार है। 6 में से दूसरे नंबर पर है, ये दूसरा अधिकार है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमें अधिकार प्राप्त हैं वो देखते हैं। मुख्यतः 5 अधिकार हमें प्राप्त हैं और 5 इस प्रकार हैं कि सबसे पहला जो अधिकार प्राप्त है हमें वो है 6 अधिकारों की सुरक्षा। हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 6 अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई हैं। वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं, एक एक करके हम इन 6 के 6 अधिकारों को समझेंगे। फिर दूसरे पर आता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है। ये जो 6 अधिकारों की सुरक्षा दी गई है ये अनुच्छेद 19 में दी गई है। ठीक है, फिर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण वो अनुच्छेद 20 में दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार यानी जो सर्व शिक्षा है उसका अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो मुहैया करा रही है, प्रदान करा रही है राज्य सरकार, तो उसके बारे में जो मिलता है वो अनुच्छेद 21A में मिलता है बहरहाल ये। ठीक है, 21A, क्योंकि 21 में जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, संरक्षण मिलता है। फिर प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार मिलता है वो अनुच्छेद 21A में मिलता है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो उसमें इसको एक अधिकार के रूप में रखा गया था। वो बाद में बात करेंगे, अभी बात करेंगे इसके ऊपर भी। फिर है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, यानी कि गिरफ्तारी जो करते हैं, जो रियासत में लेते हैं, जो पुलिस प्रशासन वगैरह है, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या अधिकार हैं, क्या क्या पुलिस प्रशासन को हमारे साथ में करना चाहिए। ठीक है, तो वो देखेंगे हम, और ये अनुच्छेद 22 में मिलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक एक
को अच्छी तरीके से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है 6 अधिकारों की सुरक्षा। ये जो 6 अधिकार हैं, ये कौन कौन से अधिकार हैं, किस प्रकार से हमें अधिकार मिले हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये क्या है? तो ये सारे के सारे जो 6 अधिकार मिले हुए हैं, ये अनुच्छेद 19 में मिले हुए हैं। पहली बात तो इतनी याद रखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में विवरण मिलता है इसका, ठीक है, या परिभाषित है। तो अनुच्छेद 19 में परिभाषित है ये 6 के 6। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बात करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो जो भारत के नागरिक हैं, तो प्रत्येक नागरिक को अपने जो विचार हैं वो रखने, मत देने यानी वोट देने के लिए, ठीक है, अपने विचार रख सकते हो, वोट दे सकते हो कहीं भी। ठीक है, लिखित या मौखिक अभियोग कर सकते हो, अभियोग लगा सकते हो किसी पर अपने द्वारा, या तुम्हारे ऊपर अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है तो उस पर आप आरोप लगा सकते हो, उसके खिलाफ आप बोल सकते हो। तो ये सब यानी कि वाक का मतलब बोलना ही है। तो ये सब जो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, वो हमें हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 हमें देता है। ठीक है, इसमें कौन कौन आता है? तो जैसे कि प्रेस है, प्रेस मीडिया। तो मीडिया जो है वो किसी के विरोध में कुछ भी बोलती है, बातचीत करती है, ठीक है, तो उसको अधिकार प्राप्त है इसी आर्टिकल यानी कि इसी अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति यही होता है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता आ जाती है। हर नागरिक अपने विचार रख सकता है इसमें, ठीक है, किसी के भी खिलाफ अपना जो अगर कोई मुद्दा है, अपने विचार है, उसको प्रसारित कर सकते हो यानी कि शेयर कर सकते हो एक दूसरे से, या मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। ये सब हमें यही अधिकार यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शन करने का भी अधिकार जो है वो यही देता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रदर्शन वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो यही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, तो ये क्या है? देखो, तो भारत का प्रत्येक नागरिक एक सम्मेलन कर सकता है, यानी कि कहीं पर भी कोई बैठक वगैरह का आयोजन कर सकता है, उसको ये अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर सम्मेलन कहीं किया है तो उस पर कोई रोक ठोक वगैरह कुछ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर भी आप सम्मेलन कर सकते हो पूरे भारतवर्ष में, ऐसा अधिकार हमें हमारा संविधान देता है, लेकिन शांतिपूर्वक। ठीक है, शांतिपूर्वक यानी कि अहिंसा के बल पर या अहिंसात्मक होकर आप कहीं भी कोई भी सम्मेलन में भाग ले सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी बैठक में भाग ले सकते हो, ये स्वतंत्रता हमें हमारा संविधान देता है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि यदि आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड 144 लगी हुई है, यानी धारा 144 यदि लगी हुई है, तो वहाँ पर आप यहाँ पर मतलब प्रतिबंध आप पर लगाया जा सकता है। ठीक है, यदि आईपीसी की धारा 144 लगी हुई है किसी स्टेट में या किसी पर्टिकुलर स्थान पर, तो आपको यहाँ पर सम्मेलन या बैठक करने में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और फिर तीसरे नंबर पर आता है संगम या संघ बनाने का अधिकार। तो संगम या संघ बनाने का अधिकार ये है कि कोई भी भारत का नागरिक है वो कोई सभा बना सकता है, कोई संघ बना सकता है, या सहकारी समितियों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, सरकारी नहीं, सहकारी समितियों का निर्माण कर सकता है। तो ये अधिकार हमें इस अधिकार में मिलते हैं, यानी कि संगम या संघ बनाने के अधिकार, या कह सकते हैं अनुच्छेद 19 जो है ये हमें ये अधिकार दे सकता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है इसके द्वारा। फिर आता है अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अबाध का मतलब है कि बिना किसी रोक टोक के, संचरण का मतलब है कि संचरित करना, घूमना फिरना। ठीक है, उसकी स्वतंत्रता। तो चौथा जो हमें अधिकार है वो है कि भारत के
किसी भी राज्य में या किसी भी राज्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने फिरने की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य में घूम सकते हो, किसी भी राज्य के कहीं पर भी किसी भी स्थान पर आप घूम सकते हो, आपको कोई रोक टोक वहाँ पर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रतिबंध है, राज्य सरकार आपको एक जगह प्रतिबंध कर सकती है यहाँ पर, और वो ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं। तो अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्र में आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि उससे उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, यानी कह सकते हैं हम सीधे सीधे कि अनुसूचित जनजातियों को नुकसान ना हो, जो आम नागरिक हैं वो उन जनजातियों को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार होती है वो यहाँ पर प्रतिबंध लगा देती है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में घूमने पर, बाकी कहीं पर भी आप घूम सकते हो। तो चौथा अधिकार यही था आवाज़ संचरण की स्वतंत्रता में। ठीक है, ये कह सकते हैं कि घूमने फिरने। फिर उसके बाद है पांचवा, निवास का अधिकार, या फिर इसमें भी घूमने का अधिकार भी मिलता है। अब देखो निवास का अधिकार, ठीक है, तो निवास के अधिकार में क्या है, ये भी अधिकार एक ऐसा अधिकार है कि आप भारत के किसी भी राज्य में रह सकते हो, यानी या तो अस्थायी रूप से रह सकते हो, और अगर आप स्थायी रूप से बसने का इरादा है, आपका वहाँ पर रहने का इरादा है, तो आप स्थायी रूप से भी रह सकते हो। ठीक है, तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से दोनों कंडीशन में आप किसी भी राज्य क्षेत्र में रह सकते हो। ठीक है, हालांकि पहले जो है जब तक 370 जो थी वो चल रहा था, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो हमारे भारतीय संविधान से अलग था, तो उस टाइम पर हमें अधिकार नहीं था जम्मू कश्मीर वाले राज्य क्षेत्र में निवास करने का। लेकिन जब से धारा 370 हटी है तो तब से आप पूरे भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हो, ऐसा हमारा संविधान आर्टिकल 19 का 5वां जो अधिकार है वो अनुमति देता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, यानी कि एक तरीके से प्रतिबंध लगा सकती है राज्य सरकार, वो यही है कि सिर्फ आपको अनुसूचित जनजाति वाला जो क्षेत्र है उसमें आपको घर बनाने का, निवास करने का अधिकार नहीं है, अन्यथा उसे छोड़कर किसी भी क्षेत्र में आप रह सकते हो। ठीक है, उसके बाद करते छठे अधिकार की बात, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। तो आप भारत के किसी भी स्थान पर, किसी भी राज्य क्षेत्र में और किसी भी राज्य क्षेत्र के किसी भी स्थान पर अपना कोई भी व्यवसाय कर सकते हो। पार्टनरशिप फर्म जो होती है, यानी कि साझेदारी जो फर्म होती है उसको स्टार्ट कर सकते हो, कोई कंपनी फैक्ट्री वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें एक दो शर्त रखी जाती हैं जो राज्य सरकार वो शर्त रखती है। ठीक है, जिस राज्य क्षेत्र में आप अपना व्यवसाय स्टार्ट करने वाले हो तो उसमें वो राज्य सरकार एक शर्त रखेगी, एक या दो शर्त रखती है। उसमें शर्त ये होती है कि कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनके लिए आपको योग्यता दिखानी पड़ेगी। ठीक है, मान के चलो अगर आपने कोई हॉस्पिटल खोलना है कहीं पर, तो आपको उस मेडिकल की डिग्री, यानी कि डॉक्टरी की डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो इस तरीके का प्रतिबंध लगा सकती है, यानी उस काम के लिए आपको योग्य होना ज़रूरी है, तो ऐसा राज्य सरकार कर सकती है। ठीक है, और हालांकि करती है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल खोल रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि बिना डिग्री के वो हॉस्पिटल खोलेगा, उसके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक है, योग्य होना चाहिए उसके लिए। तो इस तरीके की कंडीशन रखती है राज्य सरकार। और फिर इसमें एक कंडीशन और होती है, एक कंडीशन ये होती है कि अगर कोई व्यापार है, कोई कंपनी है, वो अगर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसको आंशिक रूप से सरकार अपने कब्जे में ले लेती है, यानी कि उसको फिर क्या करती है, वो राज्य सरकार उसका चलन करती है, उसको जो आगे फिर चलाती है वो राज्य सरकार ही चलाती है। ठीक है, तो इस तरीके के ये 6 हमें सुरक्षा मिली थी, जो हमारे अधिकारों की सुरक्षा थी। ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे जो अधिकार हैं वो हमें अनुच्छेद 19 में देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं 20, 21 और 22, ये 3 अनुच्छेद और हैं। अब देखो फिर आता है एक अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो देखो ये क्या कहता है अनुच्छेद 20, तो अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अगर भारत में कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने कुछ अपराध किया हुआ है तो उस अपराधी को
उस दोषी को जो पुलिस प्रशासन वगैरह है या जो न्यायालय है वो अपने अकॉर्डिंग यानी कि मन चाहा, कह सकते हैं हम कि मन चाहा दंड उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जैसा वो चाह रहे हैं वैसा दंड नहीं दे सकते हैं। तो यही कहता है कि उसका संरक्षण करता है हमारा संविधान। ठीक है, जो भारत का नागरिक है उसने कोई दोषी है, वो उसने कोई अपराध किया हुआ है तो उसको कानून अपने अकॉर्डिंग, या कोई व्यक्ति है अगर मान लो कि कोई पुलिस प्रशासक अधिकारी है वो अपने अकॉर्डिंग चाहे कि उसको फांसी होनी चाहिए या उसका एनकाउंटर होना चाहिए तो ऐसा उसको अधिकार नहीं है। उसका संरक्षण हमें यहाँ पर अनुच्छेद 20 देता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये भी कुछ कुछ इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण सेम है लगभग। तो ये अनुच्छेद 21 है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है या किस अनुच्छेद में परिभाषित है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 21 में ये चीज़ परिभाषित की गई है। उसके बाद चलते हैं प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा है, उसका जो हमें अधिकार है वो कहाँ पर दिया गया है। तो अनुच्छेद 21A में या 21 कै में ये दिया हुआ है। इसमें क्या है तो देखो, ये जो हमें अधिकार मिला है पहले अनुच्छेद 21 था, 21 के बाद 22 था, लेकिन बाद में क्या हुआ हमारे संविधान में एक संशोधन होता है जिसका नाम होता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन जो सन 2002 में होता है, इसमें वर्ष 6 से 14 तक के बच्चों को या बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है, जिसको हम प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हालांकि आगे जाके एक एक्ट भी बना, अधिनियम भी बना, जिसको हम बोलते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन। 2009 में राइट टू एजुकेशन भी बना था, जिसको हम RTE बोल देते हैं। ठीक है, कब बनाया गया था ये 2009 में बनाया था, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार जो है हमें वो 2009 में बनाया गया था और इसने प्रॉपर 2010 में काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी है आपको। सिर्फ इतना पूछा जा सकता है यहाँ से इस चौथे अधिकार से, प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से, कि ये किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 था, जो 21A में इसको परिभाषित किया गया। क्या है ये तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21A। राइट टू एजुकेशन कब बना तो 2009 में राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार बना। इतनी बात याद रखनी है। फिर उसके बाद चलते हैं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो ये अनुच्छेद 22 में मिलता है। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि जो कोई अगर मान लो भारत का कोई नागरिक है, उसने कुछ अपराध किया है, कुछ क्राइम किया है, तो उसको गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचेगा तो उसके लिए क्या अधिकार होने चाहिए, उसके पास क्या अधिकार हैं अपराधी के, तो उन सब की बात करता है ये हमारा अधिकार जो था 5वां अधिकार। जैसे अगर मैं बात करता हूँ जैसे देखो, गिरफ्तार करने के आधार पर, जैसे मान लो पुलिस प्रशासन किसी जो क्रिमिनल है उसको अरेस्ट करने गई, तो उस आधार पर उसके पास कोई उसे जो है एक सूचना देनी चाहिए। सूचना देने का अधिकार है कि पुलिस प्रशासन जब आपको अपराध करने जा रही है, तो सूचना का मतलब है कि वारंट वगैरह जो होते हैं, बिना वारंट के आधार पर आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरी बात यह है कि आपको जो मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट जिसको हम क्या बोलते हैं दंडाधिकारी बोलते हैं, तो मजिस्ट्रेट के सम्मुख यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना होता है। अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो जब से आपको अरेस्ट किया गया है तो उससे 24 घंटे के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या कह सकते हैं मजिस्ट्रेट में पेश करना होता है। 24 घंटे से ज़्यादा आपको थाने में नहीं रख सकते, मजिस्ट्रेट में पेश करना होता है। तो ये सब जो अधिकार हमें मिलते हैं वो आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 हमें
देता है। ठीक है, तो ये सारे के सारा था हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 है। तो उम्मीद करता हूँ आज स्वतंत्रता का अधिकार आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जिसमें हमने काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल ये की है। ठीक है, हालांकि अगर जनरल कंपटीशन की बात करते हैं तो जनरल कंपटीशन में तो ये जो हमारे पॉइंट लिखे हुए हैं, अगर ये पॉइंट अच्छे से भी कवर कर लिए, हालांकि इनके अंदर क्या है कैसे है, अगर वो भी आप ना ध्यान दो, सिर्फ ये पॉइंट याद रख सको, तो जनरल कंपटीशन में निकल सकता है ये सब, है ना। बहरहाल इनके बारे में क्या है, इनके अंदर क्या उल्लेख किया गया, वो मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो, अगर अच्छे से पढ़ना है तो। ठीक है, और जो है कल स्टार्ट फिर जो है हमारा ये जो था स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि दूसरा अधिकार था मौलिक अधिकार में। अब तीसरा अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो शोषण का विरुद्ध अधिकार है वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 अधिकार अब एक साथ यानी कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करे जाएं। ठीक है, जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, फिर एक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, ये 2-3 अधिकार एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं दोस्तों, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पढ़ते रहो। थैंक यू।